नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक की चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम था हमारा संसाधन और विकास। उस चैप्टर में हम लोगों ने बात किया हुआ था उस पार्ट में संसाधन क्या है, संसाधन कौन कौन से होते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, संसाधन की परिभाषाएं और कुछ जो उसके प्रकार थे उसके परिभाषाओं पे हम लोगों ने बात किया हुआ था। उसके लाइव एग्जांपल पे हम लोगों ने बात किया हुआ था। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किया हुआ था उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के दो प्रकार हम लोगों ने बात किया हुआ था। ठीक है, पहला प्रकार था हमारा जैव संसाधन, दूसरा था अजैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने समाप्तिया के आधार पे बात किया हुआ था और बात किया हुआ था नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, और तीसरे स्तर पे हम लोगों ने बात किया हुआ था स्वामित्व के आधार पे संसाधन। तो उसमें से हम लोगों ने उसमें 4 प्रकार था हमारा, और उसमें से था व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया हुआ, तो आई होप कि आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे विकास के स्तर पे उसमें से 4 प्रकार हैं। ठीक है, इसके अलावा आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे संसाधन के अति दोहन से, अत्यधिक दोहन से हमारे पास क्या क्या समस्याएं आई हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आती है तो डिसलाइक करके कमेंट में लिखिए क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम लोग उस चीज़ के लिए और भी बेहतर से कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको जो भी हम लोगों ने लोग अपलोड करेंगे वीडियो नई नई उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं संभावी संसाधन पे। ठीक है, संभावी संसाधन किसको कहते हैं? तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे आपके पास आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है डिफिनेशन। ठीक है, तो क्या बोलता है संभावी संसाधन? वह संसाधन है जो किसी देश या प्रदेश में विद्यमान रहता है, ठीक है, परंतु इसका प्रयोग हमारे पास सही तकनीक नहीं होने के कारण हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परंतु इसका प्रयोग इसके सही ढंग से विकास नहीं होने के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही विकास नहीं हो पाता, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास पूर्ण रूप से तकनीक नहीं हो पाती, जिसके कारण हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, और एग्जांपल हमारा ये होगा, अभी आपके स्क्रीन पे जो नया स्लाइड आया है उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा पवन ऊर्जा, 5 में नहीं 6 में, पवन ऊर्जा क्या होती है। तो पवन ऊर्जा भी एक ऊर्जा का स्रोत है हमारे पास, और उससे हम लोग बहुत सारे मशीनों को चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास तकनीक होनी चाहिए पवन ऊर्जा का यूज़ करने के लिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। तो क्या बोलता है कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं है, लेकिन क्या बोलता है इसका सही रूप से विकास नहीं होने के कारण क्या होता है कि उसका प्रयोग उस रूप में अभी तक हम लोग नहीं कर रहे हैं, बृहद स्तर पे नहीं कर रहे हैं। बृहद स्तर कहने का मतलब कि बड़े पैमाने पे उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, छिटपुट थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए पवन ऊर्जा का यूज़ उस स्तर पे नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग पवन ऊर्जा का उपयोग करते, पवन ऊर्जा का प्रयोग करते तो क्या होता कि हमारे पास जो लिमिट संसाधने हैं जिसकी मात्रा जो है वो सीमित है, जैसे कोयला का मात्रा हमारे पास सीमित है, पेट्रोलियम वगैरह सारे सीमित होते हैं, तो इन सारे चीज़ों का यूज़ कम होता। क्यों? क्योंकि पवन ऊर्जा के तहत जब हम मशीनों को चलाते हैं तो उसमें डीजल पेट्रोल हमें नहीं लगता, या फिर उसके बाद गैस नहीं लगता, कोयला नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमें कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें, तो उससे अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारे पास पवन ऊर्जा की संभावनाएं है, स्रोत है, लेकिन सही विकास नहीं होने के कारण उसका यूज़ हम लोग
नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब विकास के स्तर पे जो दूसरे प्रकार का संसाधन है वो है हमारा विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसको बोलेंगे? बात यहाँ पे आती है कि विकसित संसाधन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पे प्ले हो रहा है कि जिस संसाधन का सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण कहने का मतलब है कि उसकी जांच पड़ताल हो चुकी है, वो हमें पूर्ण रूप से पता चल गया कि यहाँ पे है। सर्वेक्षण कहने का मतलब उसकी सर्वे किया जा चुका है, उसकी जानकारी प्राप्त किया जा चुका है, ठीक है। तो बोलता है जिस संसाधन का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसके उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता भी निर्धारित की जा चुकी है। कहने का मतलब है कि उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उसका मात्रा क्या होगा, कितने मात्रा में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों का निर्धारण हो चुका होता है, ठीक है। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन बोलते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग विकसित संसाधन बोलते हैं। जैसे इसमें से क्या आएगा? हमारे पास कोयला आ जाएगा, हमारे पास पेट्रोलियम आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं जिनका मात्रा तय हो चुका है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विकसित संसाधन बोल सकते हैं। हाँ, इसकी जो यूज़ है, इसकी जो उपयोग है, ये संसाधन और प्रौद्योगिकी की संभाव्यता पे निर्भर करती है कि हमारे पास कितनी प्रौद्योगिकी है, हम लोग इसका कहाँ तक यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा विकसित संसाधन, ठीक है। आप लोग डिफिनेशन अगर आपको लिखना है तो स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भंडार का। तीसरे स्थान पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग भंडार का। भंडार या भंडारण जो होता है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो भंडार से आप लोग समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग संचित करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा, पूर्ण रूप से ये संचित तो नहीं होगा, लेकिन उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ, हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, वो सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें बाध्यता क्या आती है, उसमें बाधा क्या आता है कि उपयुक्त तकनीक नहीं होने के कारण वो संसाधन जो है वो हमारे पहुंच से बाहर होते हैं, ठीक है। हमारे पास वैसा संसाधन नहीं होता है, वैसा तकनीक नहीं होता है कि वैसे संसाधनों को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप लोग समझिए कि जो जल है, पानी है, उसके दो यौगिक होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सब लोग जानते हैं कि जल जो है बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है सॉरी। लेकिन क्या है कि हमारे पास उस तरह के तकनीक नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को उस उद्देश्य से प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग केवल जल जो है वो पीने के लिए यूज़ करते हैं, बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं और छोटे छोटे कामों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पानी से हाइड्रोजन को अलग करते हैं, उसका यूज़ करने लग जाते हैं, तो हमारे लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे संचित कोष का। संचित कोष भी जो है वो भंडार का ही एक रूप है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा, पूरा भंडार नहीं होगा। एक्चुअली भंडार यही होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब इसमें क्या बोलता है कि ऐसे संसाधन जिससे उपलब्ध तकनीक और ज्ञान के सहारे हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो तकनीक है और जो हमारे पास ज्ञान है, उन्हीं दोनों से हम लोग उसका प्रयोग ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अभी इसका प्रयोग प्रारंभ नहीं किए। कारण क्या है कि हम यूज़ तो कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई संसाधन है और हमारे पास जो तकनीक है और जो ज्ञान है, उसी ज्ञान और तकनीक से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी उसका यूज़ हम लोग
नहीं करे। कारण क्या है? कारण ये है कि इससे हम लोग भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर उसके बिना काम चल रहा है हमारा, तो हम लोग उसको बचा करके रखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जितने मात्रा में हम सबको निकाल सकते हैं एक साथ, थोड़े दिनों में उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जितना यूज तो उतना ही निकालते हैं, बाकी को जमा करके रखे रहते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि हम लोग संचित कोष में संसाधन को इसलिए रखते हैं ताकि भविष्य में हमें अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसका यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि अगर आज हम लोग सारा यूज कर दिए, सारे निकाल के खत्म कर दिए, और भविष्य में अगर हमको आवश्यकता पड़ता है तो उस टाइम पे हमें मिले ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग संचित करके रखते हैं संसाधनों को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग समझिए कि आपके पास भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जल से हम लोग क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। बड़े मात्रा पे अगर नदियों में जल है तो उससे हम लोग बिजली बना सकते हैं, ठीक है। अभी भी बनती है, लेकिन उस स्तर पे नहीं बनती है जितना कि बन सकता है, ठीक है। तो इसको इसलिए बचा करके रखा गया कि भविष्य निधि में अगर कोयला वगैरह खत्म होता है तो जल से हम लोग बिजली बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जिन संसाधनों को हम लोग संचित करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं भविष्य के लिए, ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? संचित कोष संसाधन, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग संसाधन के विकास के बारे में, ठीक है। संसाधनों के विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो संसाधन का विकास कैसे हो सकता है, इससे पहले हम लोग क्या बात करेंगे सॉरी, संसाधन के विकास से पहले हम लोग बात करेंगे कि संसाधनों का ह्रास कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम मानव बहुत लालची होते हैं और हम लोग संसाधन का बहुत ह्रास कर रहे हैं। अब ह्रास कैसे कर रहे हैं ये देखिए, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे प्ले हो रही है कि जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन को गुजारने के लिए संसाधन जितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमें अगर जीवन सर्वाइव करना है तो संसाधन का होना बहुत आवश्यक है, ये सबको जानते हैं। क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो बिना संसाधन का कर सकते हैं। अभी आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो या तो फ़ोन पे पढ़ रहे होंगे या अपने लैपटॉप वगैरह पे पढ़ रहे होंगे, तो ये हमारे लिए एक संसाधन है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अभी नोट्स करने की बात कर रहे होंगे तो उसके लिए पेन पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी हमारे लिए संसाधन है। तो वो बनता कहाँ से है, पेपर कहाँ से बनता है, और भी चीज़ें जो बनती है वो कैसे होता है ये देखिएगा अभी। तो क्या है कि जीवन जीने के लिए हमें संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन ठीक उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, जीवन की जो गुणवत्ता है, जीवन का जो इसको क्या बोल सकते हैं, लाइफ स्टाइल जो है, उसको बना करके रखने के लिए भी संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आज सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं तो कल हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं बचता है, हमारे लिए तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए संसाधनों का विकास होना जरूरी है, संसाधनों का संरक्षण होना जरूरी है। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि ये विकास इसका कैसे करेंगे और ये ह्रास कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम मानव क्या समझ के रखे हैं कि संसाधन जो है वो प्रकृति की देन है, सही है। संसाधन जो है वो प्रकृति की ही देन है, ठीक है। संसाधन प्रकृति की देन है, ये हम लोग मान करके चलते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग संसाधनों का अति दोहन कर लेते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ में संसाधनों का अति दोहन कर लेता है, जिसके कारण संसाधनों का अति दोहन होने के कारण क्या है कि हमारे सामने कुछ परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। अब कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न हुई हैं इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो आप लोग नोट करते जाइएगा। अभी हम लोग देखिए कि हमारे सामने कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि सबसे पहला समस्या जो हमारे पास आया है कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास हो रहा है। ह्रास कहने का मतलब है कि संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। जो भी संसाधन हमारे पास है वो संसाधन खत्म हो रहे हैं। ये क्यों? कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण। सारे व्यक्ति नहीं है, कुछ जो व्यक्ति है जिनके लालच के कारण ये संसाधन हमारे पास खत्म हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि संसाधन
का समाज के कुछ संसाधन पर जो है समाज के कुछ लोगों का अधिकार हो गया है। ठीक है, हमारे पास जो भी संसाधन है उस पर समाज के कुछ लोगों का अधिकार हो जाने के कारण क्या है कि समाज दो हिस्सों में बट गया। एक बट गया संसाधन संपन्न और दूसरा हो गया हमारा संसाधनहीन। संसाधन संपन्न हम उसको कहेंगे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो संसाधन का लाभ लेते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद संसाधनहीन हमारा हो जाएगा गरीब लोग, जिनके पास संसाधन नहीं होते। संसाधन नहीं होने का कारण क्या कि सारे संसाधन जो है वो अमीर लोग उठा करके ले चले जाते हैं, तो हमारे पास गरीबों के पास कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए समाज जो है संसाधन पर कुछ लोगों के अधिकार हो जाने के कारण क्या है कि संसाधन दो हिस्सों में बट गया, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। हम लोग कह सकते हैं अमीर और गरीब में। ठीक है, तो एक समस्या ये हो गई। उसके बाद थर्ड नंबर पे समस्या हमारे पास क्या है कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, मतलब अति दोहन करने से, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे पास क्या आ गया, वैश्विक संकट भी उत्पन्न हो गई है। वैश्विक संकट कहने का मतलब क्या है कि जो पूरे विश्व के लिए संकट का कारण बना हुआ, पूरे विश्व में वो संकट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन कौन से संकट हैं? सबसे पहले कि भूतपन। ठीक है, पहला क्या है हमारा, भूतपन। भूतपन कहने का मतलब है कि भूताप, धरती जो गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओजोन परत का ह्रास। ठीक है, आप लोग क्लास 6 से ओजोन परत पढ़ते आ रहे हैं। अभी इसका बात करेंगे कि ओजोन परत का ह्रास कैसे हो रहा है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएंगी बातें। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वह है पर्यावरण प्रदूषण। और चौथे नंबर पे समस्या जो है वह है भूमि निम्नीकरण, भूमि का कटाव। ठीक है, ये 4-5 समस्याएं जो है वो हमारे पास वैश्विक स्तर पे आ गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये देखना है हमको। अगर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो बहुत हद तक हम लोग संसाधन को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि अगर हम लोग जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना चाहते हैं, अगर मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना चाहता है तो उसे क्या करना होगा कि समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा करना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया कि संसाधन ऐसा नहीं कि केवल अमीरों को दे दिया जाए और गरीबों के पास कुछ बचा ही नहीं। तो संसाधन का जो है समाज में न्याय संगत क्या है कि बंटवारा करना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमको एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को, और वो काम ये है कि सतत पोषणीय विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। अगर हम लोग जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने चाहते हैं तो पहला चीज़ तो हो गया कि संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, सब लोगों को संसाधन पे अधिकार मिलना चाहिए, ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि सतत पोषणीय विकास पे बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। अब सतत पोषणीय विकास क्या है, बात तो ये उठती है ना कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ देखिएगा, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि ऐसा विकास तो करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है ये सतत पोषणीय विकास हमें सिखाता है। तो सतत पोषणीय विकास हमें ये सिखाता है कि विकास हमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए करना है। विकास तो करना है लेकिन बिना पर्यावरण का नुकसान किए हुए। अगर थोड़ी बहुत पर्यावरण को नुकसान होती है तो उसका भरपाई हमें करना चाहिए। अगर हम रास्ते बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं तो जितने पेड़ों की कटाई करते हैं उससे कहीं ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, तब संसाधन का ये पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग केवल पेड़ काटते जा रहे हैं, संसाधनों का प्रयोग करते जा रहे हैं और उसको संरक्षित नहीं कर रहे, उसको नहीं बचा रहे, पेड़ पौधों को नहीं लगा रहे, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा कि पर्यावरण जो है वो बहुत प्रदूषित होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अगर पर्यावरण प्रदूषित होता है उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, भूतपन बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं
अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहला चीज़ तो हो गया कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमें क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। उसके साथ साथ वर्तमान विकास की जो विधि होगी, अभी जो हमारा विकास करने का तरीका होगा, उस तरीके को हम लोग ऐसा बना करके रखें कि भविष्य जो है हमारा, भविष्य की पीढ़ी जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होगा, वो उसका आलोचना ना करे कि हमारे पूर्वज जो थे विकास, ऐसा विकास कर रहे थे जिससे कि पूरा पर्यावरण को बर्बाद करके रख दिए थे। तो ऐसा उनको नहीं बोलने की आवश्यकता पड़े, हमारे क्रिटिसाइज वो नहीं करें, तो इस प्रकार का विधि हमें बनाना चाहिए, ठीक है। अब आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। बाकी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, तो ये समझे रहिएगा तभी संसाधन नियोजन समझ में आएगा। अगर इसको नहीं समझे रहिएगा तो संसाधन नियोजन नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट पार्ट का देख लीजिए और इस पार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो पे आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग उसको क्लियर करेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोग लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को भी पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो संसाधन नियोजन पे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग संसाधनों के संरक्षण पे बात करेंगे, ठीक है। तो इन 2-3 टॉपिक्स जो हमारा बच रहा है उन पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को